हेलो एवरीवन, रवि तिवारी दिस साइड। और आज हम लोग आर नॉट, एक्स नॉट, आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट के बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि आर नॉट और आर इक्विवेलेंट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में तो देखे रहते हैं कि क्या पोजीशनिंग है, आर नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटेड है एंड आर वन यहाँ पे, आर टू यहाँ पे रिप्रेजेंटेटेड है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में नहीं पता होता उनको। एंड इस रिएक्टेंस और इस रिएक्टेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, आज के सेशन में वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं। तो सिंपल सा है, शॉर्ट वीडियो होने वाला है, डिटेल सेशन नहीं है। तो जरूर ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को ये डाउट होता है। ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ये हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। वोल्टेज V1 सप्लाई किया, सप्लाइड वोल्टेज करंट I1 फ्लो कर रहा है, R1 X1 प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस। नेमिंग्स अगर आपको मालूम नहीं होगी तो नोट करते जाइएगा। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, राइट। और ये क्या है, आर नॉट। ये आर नॉट और एक्स नॉट के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। दिस इज सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी करंट I2, दिस इज सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस E2, ये प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस E1 है, एंड देन प्राइमरी करंट I1, एंड देन दिस इज I नॉट, नो लोड करंट। जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड के कंडीशन में है तो नो लोड करंट ये I नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सप्लाइड वोल्टेज। एंड I2 को अगर हम लोग प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट करते हैं, रेफर करते हैं, तो I2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज लोड करंट और सेकेंडरी करंट, दिस इज लोड कंपोनेंट ऑफ करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, I2 डैश। लोड करंट, लोड कंपोनेंट ऑफ, और ये क्या है, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। कि लोड करंट का क्या इफेक्ट प्राइमरी साइड में देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग I2 डैश से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एंड दिस इज आर नॉट एंड एक्स नॉट। ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है। जो कॉपर वायर आपने लिम्ब ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में वाउंड करके रखा हुआ है, उस वाइंडिंग के, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, करंट फ्लो करेगा तो सम अपोजिशंस देखने के लिए मिलेंगे। वो रेजिस्टेंस है R1। प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्स जो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर होता है और प्राइमरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी से आपने सप्लाई किया, करंट फ्लो कर रहा है जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और ये फ्लक्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से कोर से होता हुआ कंप्लीट करता है। कुछ फ्लक्स लाइंस इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ये वाला फ्लक्स क्या है, लीकेज फ्लक्स है। और ये वाला फ्लक्स क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन वाइंडिंग इज एबल टू रीच द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन वाइंडिंग इज लिमिटेड ओनली to primary winding only, not reaching the secondary winding is called leakage flux। तो लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स में डिफरेंसेस मालूम हो गया। इस फ्लक्स को, लीकेज फ्लक्स को मॉडल करने के लिए हम लोगों ने ये इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स के कारण रिएक्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन आर नॉट और एक्स नॉट क्या है, ये भी तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से रिप्रेजेंटेटेड है। तो आर नॉट क्या वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है कि कोर का रेजिस्टेंस है, कहां पे देखने के लिए मिलेगा एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्मर में आर नॉट, और एक्स नॉट कहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पता है कि नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, I नॉट के दो कंपोनेंट है, IW और I म्यू। ये क्या है, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जो कि कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। कोर लॉस में बोथ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, IW रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड I म्यू का क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप करने का काम करता है, मैग्नेटाइजिंग करने का, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं ना इसको। I म्यू इज मैग्नेटाइजिंग करंट। सभी का नाम अगर आपको मालूम नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, ऑलरेडी आप प्रीवियसली वीडियो को फिर से स्किप करके देख लीजिएगा। तो I म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, एंड IW क्या है, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है।
तो आई म्यू का काम होता है ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप करने का काम करना, रिएक्टिव पावर समथिंग लाइक दैट, राइट। तो देखिएगा फेजर आपने मल्टीपल टाइम ये देखा होगा कि यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेजेस E1 है, और नो लोड करंट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए डिटेल सेशन तो है नहीं कि जो हम लोग बताएं कि ये फेजर आया कहाँ से, हमको आशा है ऐसी कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आई नॉट यहाँ पे है, आई डब्ल्यू ये कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है, आई म्यू, आई नॉट को दो कंपोनेंट होते हैं, आई डब्ल्यू एंड आई म्यू, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखने वाली बात ये हो रही है कि ये इस करंट को दो पार्ट में हम लोगों ने रिजॉल्व किया हुआ है। एक कंपोनेंट केवल और केवल इसका लेंथ कितना है आई डब्ल्यू का, इतना सा। दूसरा कंपोनेंट आई म्यू का अगर लेंथ की बात करें तो आई म्यू का लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपेयर टू आई डब्ल्यू। कि ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर मैं ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से कि सपोज करिए यहाँ पे वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे फ्लक्स है, और आई नॉट मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, आई नॉट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे आई म्यू का जितना लेंथ है उतना ही सेम लेंथ आई डब्ल्यू का देखने के लिए मिल रहा है, आई डब्ल्यू का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यूजुअली आप ये वाला फेजर ड्रॉ करते हैं क्या? नहीं, ये वाला फेजर ड्रॉ करते हैं जिसमें आप आई नॉट, क्योंकि नो लोड के कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है ट्रांसफार्मर का, पावर फैक्टर वेरी पुअरर होता है, पावर फैक्टर वेरी लेस होता है। और आपको पता है कि पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल में क्या डिफरेंस होता है कि एंगल जब हाई होगा तभी तो पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, इनडायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये अगर इंक्रीज करेगा फाई तभी तो पावर फैक्टर कम होगा, नो लोड पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का कम होता है, राइट। अप्रोक्सीमेटली 72 टू 75 डिग्री ये एंगल देखने के लिए मिलता है। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्रीज, मतलब डिग्रीज बहुत हाई है, मतलब पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू क्या है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और पावर फैक्टर अगर कम है तो करंट जो ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर सोर्स से उसकी वैल्यू हाई देखने के लिए मिलेगी। तो देखिएगा ये यहाँ पे क्या है, फाई की वैल्यू इस वाले फेजर में कम है, फाई की वैल्यू नो लोड कंडीशन में एक्चुअल ट्रांसफार्मर में हाई होती है। तो देखिए फाई जो है बहुत ज्यादा एंगल दिखाया गया है वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच में, राइट। तो ये एंगल बहुत ज्यादा दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर फैक्टर नो लोड का कम होता है। तो यूजुअली आप ये फेजर ड्रॉ करते हैं जनरली। तो यहाँ पे हम लोगों को इस फेजर में ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि आई डब्ल्यू और आई म्यू में कंपैरिजन करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है करंट की, करंट की कौन सी वैल्यू बड़ी है बताइएगा। तो आई म्यू इज ग्रेटर कंपेयर टू आई डब्ल्यू, ये कंक्लूजन मिला, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। आई म्यू इज ग्रेटर देन आई डब्ल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके थ्रू अगर सपोज करिए एक्सप्रेशन लिखना रहे मुझे कि यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच दिया हुआ है आई डब्ल्यू और आई म्यू, राइट। अब आई डब्ल्यू का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को लिखना रहे तो हम लोगों को आई निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस पता होना चाहिए। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस का, इस वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज पता है क्या हम लोगों को? हाँ, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, E1 है। तो चलिए आई डब्ल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट से देखते रहिए आप, कि आई डब्ल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, E1 डिवाइडेड बाई आर नॉट, आर नॉट, एंड आई म्यू इज इक्वल टू E1, E1 यहाँ पे इसके भी अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, E1 ही है, E1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, E1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम लोग आर नॉट को यहाँ पे ले आइए तो E1 डिवाइडेड बाई आई डब्ल्यू लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई आई म्यू लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब बताइए आई डब्ल्यू बड़ा होता है कि आई म्यू? आई म्यू बड़ा होता है फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज जब कांस्टेंट है दोनों कंडीशंस में, वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तब एनालाइज करें अगर हम लोग, तो आई म्यू अभी हम लोगों ने एनालाइज किया कि आई म्यू की वैल्यू आई डब्ल्यू से बड़ी होती है। तो आई म्यू जब बड़ा होगा तो एक्स नॉट की वैल्यू आर नॉट से बड़ी होगी कि छोटी होगी? एक्स नॉट की वैल्यू छोटी होगी।
आई डब्ल्यू क्या होता है, आई डब्ल्यू आई म्यू से कम देखने के लिए मिलता है, जिससे आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां से ये हम लोगों को कंक्लूजन मिल रहा है कि आर नॉट इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, आर नॉट इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। ये कंक्लूजन भी नोट डाउन करिएगा, आर नॉट बड़ा होता है एक्स नॉट से, और क्योंकि आई म्यू बहुत बहुत बड़ा होता है आई डब्ल्यू से, इसीलिए आर नॉट बहुत बहुत बड़ा होता है एक्स नॉट से, वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स नॉट। ये कंक्लूजन मिला, एक रिलेशन मिल चुका हम लोगों को, आर नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स नॉट। ये कंक्लूजन क्लियर होता है। अब एक्चुअली आर नॉट और एक्स नॉट है क्या, देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस ब्रांच इज फिक्टिशियस ब्रांच, फिक्टिशियस ब्रांच। फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी ब्रांच। कि एक्चुअली आर नॉट और एक्स नॉट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वाले रेजिस्टेंस का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिजिकल कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ये X1 का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जो लीकेज फ्लक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस लीकेज फ्लक्स को मॉडल करने के लिए हम लोग X1 का यूज किए हुए हैं। लेकिन आर नॉट और एक्स नॉट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर नॉट और एक्स नॉट आई डब्ल्यू और आई म्यू को मॉडल करने के लिए एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, जो भी आपके फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप अगर स्ट्रीट में निकलते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको एग्जैक्टली मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए, ऑन पेपर एनालिसिस करने के लिए उसका मैथमेटिकल मॉडल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो मैथमेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यूज करते हैं, कि इस इक्विवेलेंट सर्किट की मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू उस फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम के जितने भी इनसाइड कॉपर लॉस, कोर लॉस, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, जितना भी उस सिस्टम में हो रहा है उसको ऑन पेपर हम लोग कैलकुलेट कर सकें या फिर एनालिसिस कर सकें। यही एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का मेन पर्पस है। तो बात करते हैं आर नॉट और एक्स नॉट क्या है, फिक्टिशियस ब्रांच है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, लॉस कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आर नॉट और एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस से ही क्यों मॉडल किया है, क्या कैपेसिटेंस नहीं यूज कर सकते थे, या फिर रिएक्टेंस से ही क्यों मॉडल किए, कैपेसिटेंस या यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं यूज कर सकते थे। तो इसका आंसर ये आपका जो फेजर डायग्राम है वहां से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। देखिएगा वोल्टेज के इवन इवन के इन फेज कौन सा करंट देखने के लिए मिल रहा है, आई डब्ल्यू, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है, इवन के इन फेज देखने के लिए मिल रहा है, सेम फेज में देखने के लिए मिल रहा है। वोल्टेज और करंट कम फेज में होते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वोल्टेज करंट के फेज में हो तो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। तो रेजिस्टेंस के केस में भी पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। तो मतलब कि आर नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। यहां पे देखिए इस वोल्टेज से ये वाला जो करंट है वो कितना डिग्री लैगिंग पोजीशन पे है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री मतलब प्योर इंडक्टर से मॉडल करेंगे। अगर लीड करता है तो कैपेसिटर यूज करते हैं, लेकिन लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से, इसीलिए प्योर इंडक्टेंस यूज किए हुए हैं, आइडियल इंडक्टेंस। इससे बेहतरीन इंडक्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इससे बेहतरीन आपको रेजिस्टेंस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे किसी भी तरीके का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं है, ये प्योर वोल्टेज के सेम फेज में है करंट। तो ये सब क्या है, आइडियल रेजिस्टेंस और आइडियल रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई म्यू क्या है, एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से। इमेजिनरी ब्रांच है ये, समझ में आया बात। तो आर नॉट और एक्स नॉट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, इमेजिनरी ब्रांच होते हैं। ये केवल इसी पर्पज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में, कि आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट को आर नॉट से मॉडल करने के लिए आर नॉट यूज करते हैं, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को मॉडल करने के लिए एक्स नॉट यूज करते हैं। अब रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। एक रिलेशन तो हम लोगों को यहां से मिल गया कि आर नॉट इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स नॉट। अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था, आर नॉट एक्स नॉट एंड आर इक्विवेलेंट 1, या फिर 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आर इक्विवेलेंट का मतलब आर इक्विवेलेंट एंड
एक्स इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, रिलेशन कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो एक रिलेशन तो हम लोगों को मिल गया है, आर नॉट इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स नॉट। अब R1 आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं। आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट। देखिए किसी भी मशीन में जो कॉपर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन या ट्रांसफॉर्मर, चारों में से कोई सी भी मशीन हो, कॉपर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, वो मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर लॉस, जिससे लिमिट में रह सके। अदरवाइज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। और कॉपर लॉसेस मिनिमम रखेंगे, क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट क्या हो, कम हो, हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो। और लॉसेस कम रहेंगे तभी तो एफिशिएंसी लॉस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। लॉस जितना ज्यादा से कम होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। तो इसीलिए हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस कम रखने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट लीकेज रिएक्टेंस? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस also we try to keep design minimum possible मिनिमम पॉसिबल। अब एक्चुअली क्या होता है लीकेज रिएक्टेंस, तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसके बारे में, एग्जैक्टली है क्या लीकेज रिएक्टेंस। ये एक ट्रांसफॉर्मर मैंने ड्रॉ किया कोर, और ये वाइंडिंग मैंने ड्रॉ करना है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। अब यहां से हम लोग एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं कि कोई सोर्स कनेक्ट किया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, एसी सोर्स। तो जैसे ही आप एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, नो लोड करंट आई नॉट, जिसको आप कहते हैं आई नॉट, इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 से इंटरेक्ट करके N और I मिलके एमएमएफ क्रिएट करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा। अब ये फ्लक्स के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि ये अपना कोर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर ले, और कोर क्या होता है, हाईली परमिएबल कोर है ना, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हैं ना कोर के फॉर्मेशन के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हैं, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होती है। तो मतलब टोटल फ्लक्स जो जनरेट हुआ, जिसको फाइनॉट हम लोग कह रहे हैं, उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, हाईली परमिएबल पाथ कंप्लीट करेगा के थ्रू। और लेकिन कुछ पोर्शन जो है इस फ्लक्स का, वो अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगा, ध्यान दीजिए, कुछ पोर्शन अपना पाथ इस तरीके से कंप्लीट करेगा। इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। इस वाले पाथ फ्लक्स को हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स, लीकेज लीकेज फ्लक्स। और इसी लीकेज फ्लक्स को मॉडल करने के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स को मॉडल करने के लिए किससे मॉडल करते हैं, X1 से।
एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स को पाई L2, लीकेज फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग को मॉडल करने के लिए X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X1 एंड X2 क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, सॉरी लीकेज रिएक्टेंस, राइट, जिसको इंडक्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि सीरीज में होता है रेजिस्टेंस के साथ। तो ये आइडिया आप लोगों को पता चल गया कि X1 और X2 एक्चुअली होते क्या हैं। ये फिजिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं। लेकिन R0 और X0 का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये आइडिया होना चाहिए आपको। अब हम लोग बात करें कि R इक्विवेलेंट 1 और X इक्विवेलेंट में 1 में कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट की टोटल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। देखिए रेजिस्टेंस आप क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लोग मिनिमम पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस भी मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में in all machine, let's say in all machine, दोनों हम लोग कम ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करें, इन ऑल मशीन X इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस से लीकेज रिएक्टेंस आपको सारी की सारी मशीन्स में ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा इन ऑल मशीन्स। तो ये एक की पॉइंट है, नोट पॉइंट है, रिमेंबर करके रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर में क्योंकि एयर गैप किसी तरीके का नहीं होता है, इन ट्रांसफॉर्मर नो इंटेंशनली कोई एयर गैप प्रोवाइड नहीं करता है, नो इंटेंशनल एयर गैप इज प्रोवाइडेड, राइट, कोई इंटेंशनल एयर गैप नहीं प्रोवाइड किया जाता है। देयरफॉर रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? लेस। परमेबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की हाई, जिसके कारण लीकेज फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स की वैल्यू, लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम होती है, मतलब लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि परमेबिलिटी हाई है तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक पाथ के थ्रू कंप्लीट कर लेगा अपना पाथ, तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ जाएगा, सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, लीकेज फ्लक्स कम होता है, इसीलिए लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू ट्रांसफार्मर में कम देखने के लिए मिलती है, मतलब X/R रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर में मिनिमम होता है। तो X/R रेशियो के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो X/R रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर्मर सबसे कम होगा, एंड देन X/R रेशियो ऑफ इंडक्शन होगा इससे बड़ा, एंड X/R रेशियो ऑफ सिंक्रोनस होगा। फिर सिंक्रोनस मशीन में X/R रेशियो हाईएस्ट देखने के लिए मिलता है, तो ये भी एक की पॉइंट आपको मिल जाता है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जा सकते हैं, ये पॉइंट में रखिएगा। क्यों सिंक्रोनस मशीन में हाईएस्ट होता है? क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन में होता है, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी जो रिएक्टेंस का फॉर्मेशन होता है उसको भी हम लोग एक्स से ही मॉडल करते हैं, रिएक्टेंस से मॉडल करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स में चेंजेस होते हैं उसको भी रिएक्टेंस से मॉडल करते हैं, जिसके कारण, क्योंकि एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है? XL लीकेज रिएक्टेंस प्लस रिएक्टेंस फॉर्मेशन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन,
जिसके कारण x की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण सिंक्रोनस मशीन का x/r रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये भी आइडिया मिल गया। अब हम लोग जनरली कंक्लूड करें तो अभी तक आपने देखा कि R0 इज ग्रेटर देन x, सॉरी, R0 इज ग्रेटर देन x0, एंड देन इसके ये दोनों वैल्यूज तो आइडियल है ना, मतलब बहुत ज्यादा हाई इंडक्टर है, तभी तो आई म्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग करेगा। एंड देन उसके बाद कौन बड़ा होता है आर और एक्स में, तो स्मॉल में मैं लिख रहा हूं कि इनसे बहुत छोटे होते हैं। ये तो आइडियल हैं, बहुत प्योर कैपेसिटर, सॉरी बहुत प्योर इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, ये कम होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो कौन कम होगा, फिर इसके बाद आएगा आपका एक्स इक्विवेलेंट, एंड देन इससे छोटा होगा आर इक्विवेलेंट। तो ये हम लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन आज के सेशन में देखने के लिए मिल रहा है, इसको नोट डाउन करिएगा। इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन। राइट, और यहां से हम लोगों को कई कंक्लूजन मिले कि आई डब्ल्यू बड़ा होता है कि आई म्यू बड़ा होता है, तो इसके बारे में भी आइडिया माइंड में रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई म्यू की वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर टू आई डब्ल्यू। राइट, तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है, इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद भी नहीं पता होता है, इवन मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज को भी नहीं जानकारी है। तो ये एग्जैक्ट सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खोल के रख दिया हुआ है, जरूर देखिएगा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।